भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। ये उनकी 2022 में यूक्रेन पर रूस की विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों के बीच ये 23वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होगा, जिसे दोनों पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। रूस और भारत के संबंध ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के गानों में भी रूस का जिक्र हुआ है। कई मौके पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। बदलते वक्त के दौर में भी भारत और रूस एक दूसरे के करीब नजर आए हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले रूस की यात्रा की थी और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी गजब केमिस्ट्री देखने को मिली थी। और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के इस भारत दौरे पर दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा बदलते वैश्विक हालात, खास करके यूक्रेन युद्ध और एशिया में शक्ति संतुलन के बीच कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं। डिफेंस से लेकर व्यापार तक, व्यापार से लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक में दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। पुतिन का भारत आना भी इस रिश्ते की मजबूती का संकेत देता है। ऐसे में तमाम रक्षा समझौते यहां पर देखने को मिल सकते हैं और साथ ही कई ऐसे द्विपक्षीय वार्ताओं में मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर बातचीत और इसी को लेकर निमंत्रण पीएम मोदी ने पुतिन को दिया था, जिसके बाद रिश्ते की मजबूती का संकेत यहां पर देखने को मिलेगा। द्विपक्षीय वार्ताएं देखने को मिलेंगी, तमाम रक्षा समझौते यहां पर देखने को मिलेंगे। क्या कुछ और होगा इस मुलाकात में, इस वार्ता में, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से और जानकारियां आपके साथ साझा करने की कोशिश करें। पुतिन का ये भारत का दौरा, 2 दिनों के भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और 4 दिसंबर को भारत आएंगे, यानी कि कल वो भारत आ जाएंगे। इसके बाद पुतिन के भारत दौरे की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और इस बीच भारत रूस के बीच 3 बड़े समझौते होने के आसार हैं। ये समझौते बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। 5 दिसंबर को पीएम मोदी और पुतिन के बीच में वार्ता होने वाली है। पुतिन पीएम मोदी के साथ 23वें द्विपक्षीय शिखर बैठक करने वाले हैं और इसी बीच पिछली बार 2021 में भारत आए थे पुतिन। साथ ही आपको बताएं कि पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। सभी की निगाहें इस मुलाकात पर कि कौन से समझौते आखिरकार यहां पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे तमाम रक्षा समझौते हैं जिसको लेकर बातचीत यहां पर सहमति बनती हुई नजर आएगी। पुतिन के भारत दौरे की सभी तैयारियां पूर्ण है, कल वो आने वाले हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा कि कौन कौन से समझौते यहां पर होते हुए नजर आएंगे। इसी बीच कैसे कैसे ये पूरी मुलाकात रहेगी, कहां कहां जाने वाले हैं, क्या कुछ उनका स्केड्यूल रहेगा, ये भी आपको बताएंगे। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से यही जानकारी आपको दे। पुतिन शाम को करीब 6 बजे कल भारत पहुंचने वाले हैं। ये पूरा स्केड्यूल आपको बता रहे हैं। उनका आगमन के बाद उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा पीएम मोदी के साथ में प्राइवेट डिनर रहेगा और अन्य निजी कार्यक्रम भी है जिसमें वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत समारोह होगा, जहां पर भव्य तरीके से स्वागत उनका किया जाएगा। त्रिसेवा गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको प्रदान किया जाएगा। उसके बाद 10 बजे पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं। 11 बजे पीएम मोदी और पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर बैठक करेंगे और कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, समझौते हैं, जिसकी उम्मीद इस पूरी मुलाकात में देखने को मिलेंगी। 4 बजे दोनों ही नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार को नई दिशा देने पर भी फोकस रहेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात शाम को 7 बजे राष्ट्रपति की ओर से शाम को राजभोग होने वाला है। आपको बताएं कि द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने वाले हैं। उसके बाद पुतिन भारत से प्रस्थान कर जाएंगे। 2 दिन का ये महत्वपूर्ण स्केड्यूल क्या कुछ है ये भी आपको बताया। और रक्षा कवच की जब बात निकलकर सामने आ रही है, सड़क से आसमान तक का ये कवच रहेगा। बाहरी खतरे से पूरी तरीके से सुरक्षित, यहाँ पर विमान से लेकर सड़क तक पुख्ता सुरक्षा रहेगी। और आपको बताएं कि फोर्टन्स सिक्योरिटी पर पुतिन रहेंगे, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम देखिए। दिल्ली में सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अभेद्य सुरक्षा घेरे में रहेंगे पुतिन और इसी बीच इसी की तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई हैं। चाहे सड़क हो चाहे आसमान, मजबूत सुरक्षा दी जाएगी। बाहरी जितने भी खतरे हैं उसके बीच में यह खतरा कहीं से भी ना रहे, उसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। और S-400 पर क्या कुछ और होने वाला है, क्योंकि सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। संयुक्त रूप से विकसित करने पर चर्चा की जाएगी। S-400 अतिरिक्त S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर भी
5 बातचीत की जा सकती है। भारत को 5 में से 3 S-400 की डिलीवरी फिलहाल मिली है, लेकिन बाकी की डिलीवरीज को लेकर भी बातचीत, और अगले साल तक 2 और S-400 सिस्टम की तैनाती, इसके अपग्रेडेशन यानी कि S-500 पर भी समझौते को लेकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि अपग्रेडेशन बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या कुछ और महत्वपूर्ण इस मुलाकात में रहेगा, किस लिहाज से ये मुलाकात बेहद जरूरी हो जाती है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको लेकर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और करोरी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। करोरी जी, आपके पास आऊंगी। तो इस द्विपक्षीय सम्मेलन होने वाला है, बैठक होने वाली है पीएम मोदी और पुतिन के बीच में। कल उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चली हैं। कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है ये रहेगा, रक्षा के लिहाज से और मुद्दों के लिहाज से, चर्चा के लिहाज से, क्या कुछ लगता है आपको समझौते होते हुए नजर आएंगे? देखिए, ऐसा है कि भारत और रूस के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं, अभी तक भारत की विदेश नीति की 2 अग्नि परीक्षा हुई हैं। एक 1971 में जब बांग्लादेश इमर्ज हुआ, और दूसरा 98 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया। भारत पे सैंक्शन की बात भी उठाई अमेरिका जैसे देशों ने। और इन दोनों ही अग्नि परीक्षाओं में उस समय का यूएसएसआर और उसके बाद रशिया भारत हुए हर हालात में। तो ये तो इतिहास है दोनों का, और बाकी सहयोग भी होता रहा। अब आज भारत के दुनिया के देशों से रिश्तों के आधार क्या हैं? भारत की नीति के 2 आधार हैं। एक तो यह है कि किसी भी देश से भारत रिश्ता करे, नजदीक आए, तो उसमें भारत की आंतरिक समृद्धि, आंतरिक सामर्थ्य कैसे बढ़े, एक तो यह आधार है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उनमें भारत का प्रयास ये होता है कि भारत विवादास्पद नहीं बने और उससे बच के चलने की कोशिश करता है। तो रशिया और भारत के संबंध हैं वो पहले में तो ठीक है। भारत और रशिया के अगर प्रगाढ़ता होगी तो एयर डिफेंस सिस्टम में भी होगा, नेवल डिफेंस में भी दोनों सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग भी होगा, भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें भी मदद होगी। और भारत के लोग, रशिया को इस समय लेबर फोर्स की बहुत जरूरत है, तो भारत के पास टेक्निकली ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों तरह की फोर्स है, तो रशिया उसके लिए भी कोई समझौता करेगा। और इसके लिए मुझे लगता है पर्याप्त होमवर्क हुआ है, पर्याप्त तैयारियां की गई हैं कि समझौते हों, सफल हों, और उसमें भारत को जो आंतरिक सामर्थ्य है वो बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ हम एक चीज देखते हैं कि जब रशिया के नजदीक आएगा तो अमेरिका और यूरोप के देश भारत के को किस दृष्टिकोण से देखेंगे, ये एक थोड़ी सी चिंता की बात हो जाती है। तो भारत उससे बचना चाहता है। बचना इसलिए चाहता है, भारत का एक सामान्य दृष्टिकोण है, चाहे वो यूक्रेन का संकट हो, इजराइल पैलेस्टाइन का हो, या अफ्रीका के देशों में होगा। तो भारत एक ही बात कहता है कि भाई कूटनीति और संवाद से समाधान करो, झगड़ा किसी चीज का समाधान नहीं है। इससे आगे भारत प्रोएक्टिव नहीं है। जबकि चीन है, रशिया है, अमेरिका है, वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। लेकिन भारत इतना छोटा देश भी नहीं है कि भारत बच के चले अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विवादास्पद होने से और बच जाएगा। कहीं ना कहीं तो भारत को हमेशा से भारत रहा है, और इसी को देखते हुए हमने देखा कि ट्रंप को खासा मिर्ची लगी थी, जिसके बाद टैरिफ भी उन्होंने खासा लगा दिया था भारत पर। अब उनका क्या रुख रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। टीपी त्यागी जी, आपके पास में आऊंगी। एक रेलॉस है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिसको लेकर खासा बातचीत हुई थी, संसद में इसको मंजूरी भी दे दी गई है रूस के। क्या कुछ है इस डील में? टीपी त्यागी जी। Yes, sir. Kindly repeat your question. I could not understand. Kindly, please. बिल्कुल बिल्कुल टीपी त्यागी जी, रेलॉस को लेकर खासा बातचीत हुई है, रूसी संसद से मंजूरी भी मिल गई है, और कहीं ना कहीं एक्सचेंज, लॉजिस्टिक एक्सचेंज को लेकर बातचीत इस पूरे सौदे में देखने को मिलेगी। क्या कुछ इस समझौते में और रहेगा? देखिए, इस समझौते में यूं तो बहुत सारी चीजें बताई जा रही है कि S-400 के 5 स्क्वाड्रन हम लेंगे, S-500 में सहयोग करेंगे, और तो और Su-57 वो जो लेटेस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें भी बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो इस मीटिंग में होने वाली है वो है पेमेंट सिस्टम। यानी कि ये मामला शुरू हुआ था
जब पिछले साल ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी रशिया के कजान में, तो वहां पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब के जो पेमेंट प्लेटफॉर्म सिस्टम है, जैसे रशिया का SPFS सिस्टम है, हिंदुस्तान का UPI सिस्टम है, ऐसे ही चाइना के और ब्राजील के सिस्टम है। ये जो प्लेटफॉर्म सिस्टम है ये आपस में इंटीग्रेट हो और ये इंटीग्रेट होके ब्रिक्स के सिस्टम से जुड़े, और फिर जो ब्रिक्स का सिस्टम है उसे अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम से छुट्टी मिल जाए, उसके ऊपर निर्धारित ना रहना पड़े, यानी कि डॉलर का जो डोमिनेंस है उससे हम अपने आप को बचा सके। दिस इज द मेन पॉइंट। और यही हमको बचाएगा कैटासा से, यानी कि वो जो है ना काउंटर अमेरिकन एडवर्सरी सैंक्शंस एक्ट, यानी कि जो भी अमेरिका के दुश्मन कौन कौन है, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इन 3 देशों से जो लोग सामान खरीदते हैं उनके खिलाफ अमेरिका ने ये कैटासा सिस्टम एक्ट बनाया हुआ है। इस एक्ट के अंतर्गत वो उनके ऊपर एक्शंस ले सकते हैं। उनके जो सैंक्शंस हैं उससे बचने के लिए ये जो सिस्टम है जो अब बनाया जा रहा है कि हम रुपए में पेमेंट करें, रशिया रूबल में पेमेंट करें, और यही सिस्टम ब्रिक्स की अदर कंट्रीज के साथ में हो, दिस विल मेक ए डिफरेंस, दिस विल क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नाउ दिस इज द बेसिक थिंग। और चीजें जो है, अब एक बैलेंस ऑफ ट्रेड की प्रॉब्लम आएगी कि भाई हिंदुस्तान तो जो पहले 2% तेल खरीदता था रशिया से वो 40% हो गया, लेकिन उन्होंने अब कम भी कर दिया। पिछले महीने नवंबर में करीब 9 लाख बैरल पर डे हमारी परचेज थी, जो अब घट के इस महीने में यानी कि दिसंबर में 6 लाख बैरल पर डे पे आ गई है। एक तिहाई हमने उसको कम कर दिया। अमेरिका से नहीं खरीदते थे वो हमने बढ़ा दिया। ये सब काम तो हमने ट्रेड में किए हैं, लेकिन केवल ये करने से काम नहीं चलेगा। सब काम जब चलेगा जब हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करीब करीब कुछ कुछ बराबर हो। तो हम रशिया से खरीद ही रहे हैं, रशिया हमसे क्या ले रहा है। लिहाजा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अब रशिया हमसे खरीदेगा इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर ऑयल ड्रिलिंग, for refinery and for all things which are associated with the exploration of the oil and gas। यानी कि हम मशीनरी सप्लाई करेंगे और रशिया से हम अपनी ऑयल की सप्लाई कम करेंगे, तो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। दिस इज द बेसिक थिंग। बाकी और सारी चीजें तो हैं, ऑफ कोर्स एनर्जी पे कम और डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर ज्यादा आधारित रहेगा ये उनकी विजिट। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि अगर हम अमेरिका से कुछ खरीदते हैं तो जो भी अमेरिका से खरीदते हैं वो ना तो उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, उसका मेंटेनेंस, उसके स्पेयर हमें बार बार अमेरिका से मंगाने पड़ते हैं। ऐसा ही पहले रशिया के साथ भी होता था, लेकिन जब यही पुतिन साहब पहली बार यानी कि आज से 3-4 साल पहले लास्ट टाइम हिंदुस्तान में आए थे, तब ये तय हो गया था कि 2030 तक मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन जारी रहेगा और जो भी समझौते होंगे उसमें मेक इन इंडिया की प्रायोरिटी रहेगी। ये आप देख ही रहे हैं, जो ब्रह्मोस है ये भी तो हमारा जॉइंट वेंचर है, ऐसे ही असॉल्ट राइफल का भी जॉइंट वेंचर है, ऐसे ही बहुत मुमकिन है कि S-500 का भी जॉइंट वेंचर हो जाए। और फिर अगर ये सब होता है तो ये भी मुमकिन है कि हम वो Su-57 खरीद ले, जो हमारे लिए एक किस्म से कुछ समय बिल्कुल बाद टीपी एक त्यागी जी, इंडिजिनस S-400 से 500 के अपग्रेडेशन को लेकर भी बातचीत, और ये भी बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। करोरी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया था कि ट्रंप ने 25% का टैरिफ भारत पर लगाया, उसके बाद अतिरिक्त 25% लगा दिया था, ये हवाला देते हुए कि रूस से व्यापार लगातार भारत करता है, जिससे रूस और यूक्रेन के वॉर को बढ़ावा मिलता है। क्या लगता है इस मुलाकात के बाद अब ट्रंप का क्या रुख रहने वाला है? क्या अतिरिक्त टैरिफ देखने को मिलेगा या क्या कुछ उनकी ओर से किया जा सकता है? देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को युद्ध के अलावा लगता है वो ब्रिक्स देशों से लगता है, ब्रिक्स के ऑर्गेनाइजेशन से लगता है। और इस फोरम के 5 जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें
भारत अमेरिका के लिए थोड़ा सॉफ्ट लगता है कि अमेरिका भारत से रिश्ते निभा सकता है। बाकी अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के साथ जो रिलेशन है, G20 की मीटिंग का बायकॉट किया, ब्राजील से भी उससे ज्यादा खराब है। ब्राजील तो यहाँ तक कहता है कि हमें ब्रिक्स करेंसी क्रिएट करनी चाहिए, डॉलर को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। रशिया से रिश्ते अमेरिका के अच्छे नहीं है, चाइना से नहीं है। तो अमेरिका एक सीमा से आगे भारत से दुश्मनी नहीं चाहता है, क्योंकि जो ब्रिक्स सबसे बड़ी चुनौती उभर रहा है अमेरिका के सामने, उसमें भारत ऐसा है जिससे एक सॉफ्ट तरीके से डायलॉग चल सकता है। एक तो ये है अमेरिका के लिए। लेकिन जैसे लॉजिस्टिक जिस समझौते की बात रशिया के साथ हो रही है, उससे मिलता जुलता समझौता अमेरिका के साथ भी है हमारा। और अमेरिका के साथ इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का है, तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो अमेरिका नहीं कर रहा है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, और करेगा भी नहीं। लेकिन अगर वो लॉजिस्टिक का रशिया और अमेरिका के बीच में रिश्ते बिगड़ते हैं, और उस समय अगर कहीं भारत की लॉजिस्टिक फैसिलिटी की जरूरत होगी, तो भारत दोनों को कैसे प्रोवाइड करेगा, एक ये धर्म संकट की स्थिति हो सकती है। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग यह है कि विटकॉफ जो ट्रंप के दूत हैं वो मॉस्को में है, चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, वो मॉस्को में हैं। तो यूक्रेन को लेके मुझे लगता है कि समझौते की तरफ जा रहे हैं, और वो बातचीत हो रही है, और जेलेंस्की को कुछ सीमा तक दबाव डाल के एग्री भी कर लिया है। यूरोपियन कंट्रीज नहीं चाहते कि एग्रीमेंट हो, और उसके लिए पुतिन ने यूरोपियन कंट्रीज को कह दिया अगर युद्ध होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तैयार हैं अगर यूरोप युद्ध करना चाहता है तो ये तो पुतिन ने खुल के कह दिया है कि यूरोप अगर कन्फ्रंटेशन में आता है तो पुतिन तैयार है। तो ऐसी स्थिति में अगर यूक्रेन को लेके समझौता हो जाता है, तो भारत दोनों के बीच में, अमेरिका और रशिया के बीच में संतुलन बना के चल सकता है। लेकिन रशिया का जो सहयोग है वो भारत की आंतरिक सामर्थ्य बढ़ाने में ज्यादा मददगार हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि रशिया जॉइंट वेंचर कर रहा है, और वो जॉइंट वेंचर से भारत की एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिसको हम मेक इन इंडिया कहते हैं, वो एक तरह का मजबूत होगा भारत का जो दृष्टिकोण है। तो उस हिसाब से रशिया के साथ अगर हम मजबूत होते हैं। दूसरा जो करेंसी का, त्यागी जी ने भी बताया कि स्विफ्ट जो अभी तक का मैकेनिज्म है, कोई भी पैसा ट्रांसफर होता है तो स्विफ्ट के थ्रू जाता है, तो उसमें लंबी प्रोसीजर है और उसमें डॉलर इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब डायरेक्ट अगर स्विफ्ट की तरह का मैकेनिज्म होता है तो वो दोनों देशों के लिए सहूलियत होगा। और इस तरह की जो मैकेनिज्म डेवलप हो रहे हैं उसको अमेरिका कभी भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप कई बार कह चुका है कि ब्रिक्स इज डेड। वो भी ये कहता है कि डॉलर के अगेंस्ट में लड़ेंगे, उनको हम पेनलाइज करेंगे। तो ट्रंप का दृष्टिकोण जो डायरेक्ट व्यापार में जो होगा ट्रांजैक्शन करेंसी का, उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। वो डॉलर को डायरेक्ट हिट करेगा, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भी मुझे लगता है कि भारत की जिस तरह की नीति है दूसरे देशों की तुलना में, भारत अमेरिका, यूरोप, रशिया, चीन, इन सब के बीच में संतुलन बना के चल सकता है कि जिस तरह के रास्ते, जिस तरह की नीति अपना रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते भी है, कहावत है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। जिस तरीके से आपने भी कहा, हमने हमेशा से ही देखा भारत और रूस के बीच में जो दोस्ती रही है वो एक्शंस में भी दिखती नजर आई। बेशक ट्रंप बोलते जरूर नजर आए हैं कि भारत मेरा बहुत प्रिय मित्र है, पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से बार बार टैरिफ लगाते हुए नजर आए हैं, ये साफ बताता कि एक्शन उनके कुछ इतर रहते हैं, वर्ड्स उनके हमेशा ही इतर रहे। टीपी त्यागी जी, एक पेमेंट पोर्टल को लेकर भी बात चल रही है कि कोई थर्ड पार्टी या फिर एक ऐसा पेमेंट पोर्टल बनाया जा सकता है जिससे ये जो व्यापार है, जो व्यवसाय है, इसको कहीं और ज्यादा बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि रशिया का जो पेमेंट सिस्टम है वो SPFS सिस्टम है। इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम है वो UPI है। जो चाइना का सिस्टम है वो SIPS है, SIPS। जो ब्राजील का सिस्टम है वो PIS फिक्स है। यानी कि ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं, और ये प्रपोजल आज का नहीं है जी, ये तो पिछले साल जब कतार में मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की तब का है। और ये इनका कहना ये है कि ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं पहले वो आपस में
एक दूसरे के पेमेंट सिस्टम से जुड़ जाए, एक दूसरे की करेंसी में पेमेंट ले, ताकि उनकी डिपेंडेंस अमेरिका का जो स्विफ्ट सिस्टम है, जिसमें समय भी लगता है और पैसा भी लगता है, उससे इजात मिले, इंडिपेंडेंस मिले, डॉलर की दादागिरी खत्म हो। ये अमेरिका को पसंद नहीं है। अब देखिए, अभी करोड़ी जी ने भी कहा, आप भी कह रही हैं और दुनिया कह रही है कि दुनिया में बड़े बड़े नेता होंगे, लेकिन वो बड़े तो होंगे, सम्मानित नहीं है। आज पूरी दुनिया में केवल एक नेता सम्मानित है और वो है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। अब सोच के देखिए, हमारा काम केवल ये नहीं है कि जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर बात करें। जब हम एनालाइज करते हैं, यही तो वजह ये भी है कि सोचते हैं, इस तरह के जो रिश्ते हैं, इस तरह का जो सम्मान है, वो इन सौदों के द्वारा भी देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इंसाइट